नमस्कार। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और दुनिया एक बार फिर किसी बड़े युद्ध के खतरे के मुहाने पर दिखाई दे रही है। 7 अक्टूबर को इजराइल की धरती पर जो कुछ भी हुआ, उसके दृश्य इतने डरावने, इतने सिरहा देने वाले हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी तो सारे दृश्य इजराइल की सरकार ने जारी भी नहीं किए हैं। धीरे-धीरे कुछ, क्योंकि वो इतने विभत्स हैं कि पालने में बैठे हुए बच्चे को मार दिया गया, नवजात शिशु को मार दिया। नवजात शिशु छोड़िए, गर्भस्थ शिशु जो था, जो महिला गर्भावस्था में थी, उसका पेट फाड़कर अंदर से बच्चे को निकाल कर उसको मार दिया गया। इस तरह की क्रूरता कोई कैसे कर सकता है? जमीन की जंग, सभ्यता की जंग, इतिहास की लड़ाइयां क्या उस मोड़ पर पहुंच जाएगी कि हम अपनी जमीन की लड़ाई करते करते इतने पाशविक हो जाएंगे कि हम लोग इंसान होना छोड़ देंगे। अब इस जंग में मसला केवल ये नहीं रह गया कि जमीन इसराइल की है या फिलिस्तीन की है, अरबों की है या यहूदियों की है। दिक्कत यह है कि इस तरह के युद्धों से दुनिया कहां पहुंचेगी। एक और बड़ी समस्या ये भी है कि इस तरह के युद्ध दरअसल जब होते हैं तो पीछे से जो बड़ी ताकतें हैं, क्या वो केवल कठपुतलियां नचाने का काम करती हैं? स्वयं सामने नहीं आती, हथियारों की सप्लाई कर देती है और प्यादे दौड़ाती है। और प्यादों की इस दौड़ में दुनिया का कितना नुकसान हुआ है, ये बताने के लिए चाहिए होते हैं इस मसले के विशेषज्ञ। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी से आप भली भांति परिचित हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, पूरी इस जंग के मसले को बहुत करीब से देख रहे हैं और जितने भी साधन माध्यम उनके पास उपलब्ध हैं, हर माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनका जो इस मामले की उनकी जानकारी है और उसके साथ ही जो जीवट है और ऊर्जा है लोगों तक तथ्यात्मक बातें पहुंचाने की, वो काबिले तारीफ है और इसीलिए हम भी संजीव जी से रूबरू होते रहते हैं लगातार। संजीव जी, आपका अमर उजाला पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप जी, और आपके काइंड वर्ड्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी संजीव जी, बड़ी बड़ी बात यह है कि ये पूरा मसला जो है ये जंग का, ये कहाँ जा रहा है? क्योंकि अब ये केवल बदले की कार्रवाई नहीं रह गई है कि आपने हमारी धरती पर आकर मारा, हम आपको मारेंगे। देखिए, दो बड़ी बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। इस बीच कमांडर डॉक्टर भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं चाहूंगा कि उनका भी रुख करें, लेकिन पहले आपकी टिप्पणी ले लेता हूं। ये एक दृश्य हमने ये देखा कि 7 अक्टूबर को जब सुपरनोवा फेस्टिवल चल रहा है, सुकोत चल रहा है वहां पर, उसके बीच में अचानक नींद में सोए इजरायलियों को 6 बजे अपनी होम कमांड पर ये सब जानकारी मिलना शुरू हुई। खुद नेतन्याहू चौंक गए और आज इतने दिनों के बाद, हफ्ता भर लगभग हो चलेगा इस जंग को कल, तब आईडीएफ के जो उनके मिलिट्री चीफ हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई, आपने गलती भी स्वीकारी और अब वो कह रहे हैं लेकिन हम हमास का नामो निशान धरती से मिटा देंगे। नामो निशान मिटाने की इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी हुई हैं, 11-11 दिन भी इस तरह का युद्ध चला है, बदले की कार्रवाई चली, लेकिन इसमें जिस तरह से ईरान शामिल हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा वहां भेज दिया है, जिस तरह से अरब मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं और जिस तरह अरब मुल्क और इजराइल कुछ ही दिनों पहले एक साथ आ रहे थे और अचानक एक ऐतिहासिक तस्वीर सामने आ रही थी कि कोई यहूदी अगर अरब की धरती की तस्वीर से अपनी पवित्र किताब को लेकर एक तस्वीर भेज रहा है तो बहुत ऐतिहासिक थी। ऐसा हो नहीं पा रहा था लंबे समय से। उस शांति वार्ता को कितना बड़ा झटका इससे लगा और क्या वाकई दुनिया की ये खेमेबंदी एक बड़ी लड़ाई का संकेत दे रही है? संजीव जी। जी देखिए जयदीप जी, ये जो आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में जो बर्बरता के बारे में बात की, नृशंसता के बारे में बात की, जो क्रूवल्टी, जो निर्दयता के बारे में बात की, वो तस्वीरें जो बेहद जो है भयानक हैं, भयावह हैं और उनकी शब्दों में निंदा नहीं की जा सकती, शब्द कम पड़ जाते हैं। और ये जो हमला है जो इजराइल के ऊपर हमास के आतंकियों ने किया है, ये बहुत ही बड़ा हमला है और ये इजराइल का 9/11 मोमेंट है, इजराइल का 26/11 मोमेंट है और इजराइल को इस हमास नामक आतंकी संगठन की समाप्ति के लिए जो भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, इजराइल युद्ध कर रहा है, ये जाहिर है कि उसपे जो विश्व के ऐसे सभी राष्ट्र जो कि विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता तथा सभ्यताओं के बीच में संवाद को देखना चाहते हैं, सभ्यताओं के बीच में सौहार्द को देखना चाहते हैं, वो सभी इजराइल के साथ खड़े हैं और आतंकी संगठनों का अस्तित्व मिटना चाहिए। ये एक वैश्विक लड़ाई भी है और चाहे ये आतंकी गाजा में हो या पाकिस्तान में हो या कनाडा में हो या कहीं भी हो, इन आतंकियों का अस्तित्व समाप्त किया जाना चाहिए और पूरी दुनिया साथ में आ रही है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि जो हमास जैसे आतंकी संगठन को जो राष्ट्र सपोर्ट करते रहे हैं, जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, ईरान जैसे राष्ट्र, हिजबुल्लाह लेबनान का जो है,
उसके अलावा जो टर्की से और कतार से जैसे हमास को मदद मिलती रही है, वो जाहिर है कि ऐसे अनेक ऐसे नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स हैं जो कि इस पूरी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है, और उन्होंने हमास जैसे आतंकी संगठन को प्रेशर दिया है, उन्हें हथियारों की सप्लाई दी है, उन्हें ट्रेनिंग की दी है हथियारों को बनाने की और चलाने की, और उनको पैसे भी देते रहे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो पूरी जो लड़ाई है, इसमें अनेक ऐसे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिसका फायदा वो उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो आतंकी हैं, उन्होंने सिर्फ इजराइल के ऊपर जयदीप जी हमला नहीं किया। उनकी जो सोच थी, उनकी जो मंशा थी, वो ये थी कि सभ्यताओं के बीच में ये जो संवाद की प्रक्रिया चल रही है, अब्राहम एकॉर्ड 2020 में जो साइन किए गए थे, उसके बाद से अरब और इजराइल के बीच में जो एक संबंधों में बेहतरी आ रही थी। यदि आप इजराइल के जो संबंध है यूएई के साथ, बहरीन के साथ, मोरक्को के साथ देखें, तो उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। सऊदी अरेबिया के साथ एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली थी, जिसके तहत सऊदी अरेबिया भी अब इजराइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मलाइज करने जा रहा था, और उसकी एवज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसे एक बड़ी डिफेंस डील और एक बड़ी न्यूक्लियर डील भी देने की तैयारी में था। तो ये जो आतंकी हैं, ये इस तरीके के हमले को करके वो सभ्यताओं के बीच में, ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में जो एक संवाद की प्रक्रिया चल रही थी, उसको उन्होंने उस पर बहुत बड़ी चोट की है, कुठाराघात किया है, उसे डिस्ट्रक्ट करने की साजिश की है। और ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को, सभ्यताओं को के बीच में संघर्ष को बढ़ाने की साजिश है, और इसका जवाब दो स्तरों पर दिया जाना चाहिए। पहले तो ये कि ये जो आतंकी संगठनों ने जो बर्बरता दिखाई है, जो क्रूरता दिखाई है, जो नृशंसता दिखाई है, उसका जवाब काइनेटिक ऑपरेशंस के माध्यम से अवश्य दिया जाना चाहिए, जो कि इजराइल कर रहा है। और उसके साथ अमेरिका की ताकत है, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी माइट वहां लगा रखी है। उसके साथ साथ विश्व के अन्य राष्ट्र भी इजराइल को मदद भेज रहे हैं। तो जो काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, वो तो चलने ही चाहिए। बट एट द सेम टाइम इन आतंकियों के जो मंसूबे हैं कि वो जो सभ्यताओं के बीच में जो टकराव को बढ़ाने की, दरार को बढ़ाने की जो साजिश रच रहे थे, उसको भी विफल करना जरूरी है। इन आतंकियों को आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी डिफीट करना जरूरी है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है, मैं लगातार इस बात को अन्य जहां कहीं भी मुझे मौका मिलता है मैं कहता हूं कि जो सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में जो डील होने वाली थी, उस प्रक्रिया में डिले तो अवश्य हुआ है, लेकिन राष्ट्रों को इस बात को इंश्योर करना होगा कि वो डिरेल ना हो जाए, वो रुक ना जाए। यदि ये जो अरब और इजराइल के बीच में संवाद की प्रक्रिया है, संबंधों को नॉर्मलाइज करने की जो प्रक्रिया है, यदि ये रुक जाती है, यदि ये डिरेल्ड हो जाती है, तो आतंकी सफल हो जाएंगे, आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। वो यही चाहते थे कि ये जो प्रक्रिया है डायलॉग की, सिविलाइजेशंस के बीच में, ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में, इजराइल और अरब के बीच में, ये टूट जाए। और ये आतंकी जो वैमनस्य की जमीन, घृणा की जमीन, हिंसा की जमीन पे अपनी आतंक की फसल उगाना चाहते हैं, जिसको कि नहीं करने देना होगा। तो ये आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी इनके मंसूबों को तोड़ने के लिए जो प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की चल रही है, उसको आगे बढ़ाना होगा। एट द सेम टाइम ऐसे तो ये फिर लेकिन नॉर्मल होती हुई दिख नहीं रही ना। कमांडर भूषण दीवान जी मेरे साथ हैं और मैं उनको लाना चाहूंगा इसमें, क्योंकि भूषण दीवान जी भी इस मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। भूषण जी, आपका अमरउजाला.com पर स्वागत है। अभी आप संजीव जी आप संजीव जी को भी सुन रहे थे। सर ये बताइए, सबसे पहले तो आप एक खुद डिफेंस से आते हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट भी हैं, ये आईडीएफ चीफ आज, कमांड मिलिट्री चीफ आज आके कहते हैं कि बड़ी गलती हो गई। सर, नोइंग इजराइल, नोइंग मोसाद, ये हो कैसे गया? मैं वहां से शुरू करूंगा आपके साथ। तो बहुत अच्छा बोला जयदीप जी। गैस तो ये भी लगाया जा रहा है कि लगभग 1 साल से, जैसे आपको पता होगा, नेतन्याहू का जो पोजीशन था इंडिया, उसका अपनी देश में बहुत वीक पड़ रहा था। क्यों? उन्होंने, जैसे इंडिया में है, सुप्रीम कोर्ट के पर कतरने के लिए कई ऐसे रूल्स पास किए जिसके तहत उनके अगेंस्ट काफी प्रोसेशन शुरू हो गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि मोसाद कैसे फेल हो सकती है। अब क्या, कितना सही है कितना गलत है तो इंक्वायरी बताएगी। तो उन्होंने होने दिया, ये भी कहा जा रहा है। कोई बात नहीं, होने दिया नहीं होने दिया है, बात ये है इसमें ईरान है, इसमें चाइना है, इसमें रशिया है, इसमें पाकिस्तान है, हिजबुल्लाह है, सीरिया है, लेबनान है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हैं या नहीं है। और ये जो किया है इन्होंने, जैसे संजीव जी ने कहा 9/11 26/11, ये पर्ल हार्बर मूवमेंट भी हो सकती है। पर्ल हार्बर माने क्या? जैसे सडन अटैक किया 1945 में जापान ने अमेरिकन बेड़े पे,
तो उसके बाद एक न्यूक्लियर टर्न ले गया पूरी चीज। ये अभी हो सकता है। और बात ये है मेरी समझ में, हमास ने ये अटैक करके, बर्बरतापूर्ण अटैक करके, रिलीजियस टेररिज्म का, मजहबी टेररिज्म का अटैक करके एक ब्लैंक चेक दे दिया है इजराइल के हाथ में। और इजराइल के हाथ में ब्लैंक चेक दे दिया है। वो क्या दिया है? अब इजराइल कहेगा भाई छेड़ा आपने है, छोड़ेंगे नहीं आपको, आपको खत्म करके ही हम तसल्ली करेंगे। और वही हुआ है 50 साल पहले जयदीप जी, 6 अक्टूबर 1953, योम किपुर वॉर, यही ज्यूश न्यू ईयर के हॉलीडे थे। और उस टाइम भी क्या हुआ रिजल्ट? गाजा स्ट्रिप ऑक्यूपाई कर ली इजराइल ने। अभी भी जो 40 किलोमीटर बाय 15 किलोमीटर गाजा स्ट्रिप है, उसको खत्म करने के लिए इजराइल आमादा है, वेस्टर्न पावर्स आमादा है, और वो खत्म करके रहेंगे, इनका नामो निशान मिटाएंगे। एक छोटी सी चीज और आपकी अनुमति से, पीएलओ जो है, जैसे इंडिया की 1947 की फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो 1947 में खत्म हुई, एक नरम दल था गांधी जी वाला, एक गरम दल था सुभाष चंद्र जी वाला। अभी पीएलओ जो है वो शांति प्रिय लोग हैं। हालांकि यूएन ने उनको एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है, वोटिंग राइट्स नहीं है। पर हमास जो है, हमास भी कहता है पीएलओ को, ये बहुत सहनशील लोग हैं, इनको हम नहीं मानते। उनके आपस में भी लड़ाई है। तो पर जो भी है, बशर्ते जो भी है, बहरहाल ये युद्ध तब खत्म होगा, पहले तो होस्टेज का चक्कर है, इजराइल एकदम कर नहीं सकता है, न्यूक्लियर भी नहीं कर सकता है, बम्बार्डमेंट कर रहा है। और वो मतलब स्ट्रीट फाइटिंग के लिए भी अमेरिकन जो एक्सपर्ट्स हैं, जिसे कहते हैं डोर किकर्स, वो तो सर स्ट्रैटेजी है ना। देखिए, हमास अगर ऐसा कुछ करेगा तो इजराइल रिटेलिएट करेगा, ये तो उनको मालूम था, इसीलिए वो 800 से ऊपर के बंधक वहां बना के ले गए। अब क्लेम तो कर रहा है आईडीएफ कि हमने 250 छुड़ा लिए, कितने सच में छुड़ा हमें नहीं पता, लेकिन बंधक वहां रहेंगे तब तक आप उनको फुल फ्लेजेड कभी डिमोलिश करने की कोशिश कर ही नहीं सकते। दैट इज द स्ट्रैटेजी। हमारे कैप्टन अभिनंदन जब तक वहां पर थे तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, कैप्टन अभिनंदन को लाना पहली प्रायोरिटी हो गया। आप सही कह रहे हैं जयदीप जी, पर आप देखिए अमेरिका का जो एक्सपीरियंस है, उनके यूरोप, नियर बाय यूरोपियन कंट्री में सीक्रेट लोकेशन में अमेरिकन सील्स जो एक्सपर्ट हैं होस्टेज को छुड़वाने में, वो वहां मौजूद हैं। अगर ये काम करते हैं हमास वाले, होस्टेज को खत्म करते हैं, सर कलम करते हैं, तो उनको निकालने के लिए पहले तो उनको मरीदा बनाया जा रहा है पूरा गाजा स्ट्रिप में एरियल बॉम्बिंग से, और जब उसके बाद तो अंदर आपको घुसना पड़ेगा, इजराइल को घुसना पड़ेगा। पर वहां सारी सुरंगें बनी पड़ी हैं। जो पैसा उनको इराक, कतार ने दिया है, ईरान ने दिया है, उसके जो सुरंगें बनाते जा रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए होस्टेज को कैसे बचाना है, साथ में वो हो, और तब जाके बाई फुट आर्मी इजरायली आर्मी वहां पहुंचेगी और इनको तबाह करेगी। ऑलरेडी तो आपको पता है पानी बिजली बंद कर दिया है। ये सर जो सुरंगें बनी हुई है, चूंकि अब वो कह रहे हैं कि एक सिविलियन पूरा पहले लेवल की सुरंग बनी, उसके नीचे सुरंग बना के रखी हमास ने पूरी, ऊपर जो गाजा पट्टी दिखती है उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको बम्बार्ड करके कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो सुरंगें जो खुलती हैं आके इजराइल टेरिटरी में है। और जयदीप जी ये 2 साल से प्लानिंग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इजिप्ट ने 6 दिन पहले इजराइल को दी थी कि आपको ये हो रहा है। तो हमने भी दिया है। डिफेंस इजिप्ट ने बकायदा फोन करके नेतन्याहू को बताया था कि भाई कुछ बड़ा होने वाला, आप अलर्ट रहिए। बट इट इज सर, ये आश्चर्यजनक नहीं है कि इतनी बड़ी अलर्ट होने के बावजूद भी क्यों नहीं संभले ये। अभी देखिए, जो आदमी सोया होता है उसको तो अलार्म से जग जाता है। जो सोने का नाटक कर रहा है, अब कितना नाटक है नहीं है वो तो समय बताएगा। इजराइल की अपनी पोजीशन मजबूत होगी, नेतन्याहू की अपनी पोजीशन मजबूत होगी। अगर ये वॉर एंड तक ले जाने का, इनको जड़ से खत्म करने का वॉर लेता है तो 1-2 साल की कुर्सी पक्की होती है। और अमेरिका भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही संजीव जी, इसको पॉलिटिकली बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर। संजीव जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऐसा होने दिया गया। क्या हमारे अपनी ही देश की जनता को ऐसे मरते हुए देखना, बच्चों के गले कटते हुए देखना कोई नेता देश का चाहेगा? ये थ्योरी आ रही है। मैंने भी अपनी अनौपचारिक बातचीत में कई डिफेंस एक्सपर्ट से, कई पॉलिटिकल मित्रों से, कई पत्रकार मित्रों से सुना है, लेकिन बात गले नहीं उतरती कि देश का कोई मुखिया अपने देश की जनता के साथ पहले ऐसा क्रूर अत्याचार होने देगा, फिर उसके बाद जो युद्ध होगा उसमें वो अपनी हीरोइक पावर दिखा के और अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर लेगा। इज इट दैट इजी? मतलब क्या ये सचमुच ऐसा आपको संजीव जी लगता है, बीइंग ए इंटरनेशनल एक्सपर्ट? देखिए जयदीप जी, कॉन्स्पिरेसी थियरीज बहुत आती हैं जब कभी भी कोई बड़ी घटना होती है। 9/11 के संदर्भ में भी इस तरीके की बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं कि इस तरीके की घटना को होने दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डीप स्टेट ने इसको होने दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है कि इजराइल के डीप स्टेट ने इसे होने दिया। देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है कि रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र
एक ऐसा राष्ट्र जो कि चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, जो कि जिसके अस्तित्व पर लगातार संकट पैदा होते रहते हैं, वो इतने बड़े हमले को होने देगा? मैं इसे नहीं मानता और मैं इस कंस्पिरेसी थियरी में बिलीव नहीं करता हूं। और ये जो हमला है इसराइल के अस्तित्व के ऊपर ही हमला है। और जैसा कि हमास का आप जानते हैं स्टेटेड गोल है कि वो इसराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता है, उसको नकारता है। जैसे कि ईरान कहता है कि इसराइल का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से हमास का भी यही है। और हमास चाहता है कि पूरे इसराइल के अस्तित्व को मिटा दें, पूरे ज्यूज को जो है समाप्त करें। तो इस तरीके की जो आतंकी सोच है, ये मुझे लगता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अस्वीकार्य है और इसको जवाब मिलना चाहिए। और इस आतंकी संगठन का, जैसा कि इसराइल के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वी विल एलिमिनेट देम फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, और पूरी धरती से ही इनका अस्तित्व मिटा देंगे। ये जो संकल्प के साथ जो है इसराइल अब चल रहा है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि अब आने वाले समय में इसराइल हमास के साथ वर्किंग कंडीशन में नहीं है। हमास ने इस तरह के हमले को करके जो भी हमास के साथ इसराइल के जो वर्किंग रिलेशनशिप थे उस पर पूरी तरीके से अब समाप्ति हो चुकी है। और अब जो बॉर्डर्स पे हमास का यदि शासन है गाजा में, तो इसराइल सुरक्षित नहीं रह सकता। और इसराइल इसी वजह से, इसी संकल्प के साथ, सबसे पहले जयदीप जी मैं कहना चाहूंगा कि इस बात की बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज हैं कि जो इसराइल की जो 3 लाख से भी ज्यादा की जो फोर्सेस हैं वो मोबिलाइज्ड है और वो ग्राउंड इन्वेजन करने जा रहे हैं। और उनका जो लक्ष्य है सबसे पहले ये कि जो 2007 से जो गाजा पे हमास का जो एक आतंक का शासन है उसको पहले समाप्त करेंगे और उसके बाद इनके जो ठिकानों को समाप्त करेंगे, इसके पूरे अस्तित्व को समाप्त करेंगे। तो ये लेकिन एक बात इसमें मैं कहूंगा, जयदीप जी, एक मुझे मौका दीजिएगा 1 मिनट, कि जो इजराइल ऑपरेशंस कर रहा है उसमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि जो गाजा की जो आम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी जो कैजुअलिटीज हैं, जो कोलेट्रल डैमेज है, वो कम से कम हो। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कल, जो लेटेस्ट जो है कि इस तरीके के जो एडवाइजरी को जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, कि जो गाजा की जो पॉपुलेशन है, जो नॉर्दर्न इलाकों की है, वो 1.1 मिलियन के लगभग लोग हैं, या लगभग आधी जो वहां की आबादी है गाजा की, वो 24 घंटे के अंदर सदर्न पार्ट में चली जाए। तो इस तरीके की जो एडवाइजरी है जारी करते समय मुझे लगता है कि बहुत सावधानी बरतनी होगी और इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए कि जिससे कि मैं तब तक कमांडर साहब आपके पास आ जाता हूं। कमांडर साहब, एक दो ये जो कह रहे थे ना संजीव जी की ग्राउंड फोर्सेस रेडी हैं, आप तो फोर्सेस से ही आए हैं, ग्राउंड फोर्सेस रेडी हैं और ग्राउंड फोर्सेस की 1-on-1 जो बैटल है, अभी यहां से तो मिसाइल मार देना, होविट्जर मार देना, बम मार देना और वहां पर मलबे का ढेर और धुआं दिखाई देना, इट्स अ साइकोलॉजिकल, वी नो। आई मीन उन्होंने एक टेरर क्रिएट कर दिया कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, और दनादन आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड अटैक, कि जब सामने आमने की लड़ाई होगी, 3.5 लाख ये फोर्सेस लेके जाएंगे भी, ऑन पेपर 80,000 हमास का भी स्ट्रेंथ बताया जाता है। हाँ, कितना आसान या मुश्किल ये रहेगा ग्राउंड फोर्सेस के थ्रू, और इसमें क्या स्ट्रेटेजी। और एक जो बात सामने आई थी, जो मैं पढ़ रहा था अंतरराष्ट्रीय मीडिया के और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से, कि ये तो ट्रैप है और हमास जो चाहता था एग्जैक्टली इजराइल वही कर रहा है। उन्होंने प्रोवोक ही इसलिए किया था कि इस ट्रैप में फंस जाए इजराइल और ऐसी लड़ाई में उनको उलझा दिया जाए कि इजराइल की पावर खत्म हो जाए। पॉलिटिकली तो वो बड़े अभी अंदर से कमजोर है ही, लड़ ही रहे, नेतन्याहू के खिलाफ इतना अनरेस्ट है, लेकिन उनको डिफेंस वाइज, मिलिट्री वाइज भी वीक कर दिया जाए, और ये सारा हुआ ही। तो इज इट अ ट्रैप वेयर दे आर एंटरिंग, और ये कुछ और है? जयदीप जी, ट्रैप की बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। रशिया भी यूक्रेन में दलदल में 1.5 साल से फंसा हुआ यूक्रेन के अंदर। जब आप अर्बन फाइटिंग करते हैं स्ट्रीट्स में, आसान नहीं है। आपके आर्मर पर्सनल कैरियर भी जाएं, आपके टैंक्स भी जाएं, कोई भी स्नाइपर वहां बैठ के एंटी टैंक मिसाइल दागेगा तो आप तक तबाह हो जाएंगे। तो सर, अमेरिका जैसा देश अफगानिस्तान में रह के 2 बार वापिस चला गया ना, इराक में भी रुक नहीं पाए। आप दूसरे देश की धरती पे लाखों सैनिक भेज के भी वहां रह थोड़ी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये आता है, मैं ये कहना चाहता हूं जयदीप जी, सबसे सोचने वाली बात यह है, जब सिचुएशन इतनी डेस्परेट हो कि मैं आपके प्रति कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं इतना पागल नहीं हूं ट्रैप में फंसूं। दुनिया के एग्जाम्पल आपने दिए, वियतनाम से लेके अफगानिस्तान से लेके हर जगह दिए आपने। तो क्या होगा, मैं 2-3 दिन से ही सोच रहा हूं, कर रहा हूं, और एक तरह ये कहीं न्यूक्लियर एक्सचेंज में ना चला जाए। क्यों? वही तरीका है। क्यों? मतलब ये है कि देखिए, वॉर क्यों होता है?
1945 में न्यूक्लियर एक्सचेंज एक एशियन सॉइल पे हुई, जापानीज सॉइल में। वेस्टर्न पावर्स एशियन सॉइल को कर सकते हैं, और एक तरफ पूरा गुट है ईयू का, यूरोप का और अमेरिका का, एक तरफ पूरा ग्रुप है रूस का प्रत्यक्ष परोक्ष, और चाइना और कतार और इंडिया और पाकिस्तान और ईरान का। तो ये अगर सुलझेगा नहीं, वो बढ़ता जा रहा है। इस फ्लेयर अप में, इस आग में क्या तरीका रहता है? फोर्स कन्वेंशनल फाइटिंग खत्म नहीं हो पाएगी, और वो तो मरने को तैयार है। वो तो कहते हैं मरेंगे तो खुदा की खिदमत कर रहे हैं हम, तो उनको क्या करेंगे आप? तो कहीं ये न्यूक्लियर ऑप्शन में ना चला जाए और एशियन धरती उसके लिए एक टारगेट ना बन जाए। और बात ये भी है कि ये जो आप कह रहे हैं कंस्पिरेसी वाली बात, ये इंटेलिजेंस का फेलियर इतना होना, भारी होना अमेरिका के हवाले से, इजराइल के हवाले से बड़ा मुश्किल है। क्या है, रोज 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 हर साल मैं दुखी होता रहूं गाजा से, खत्म कर दो। तो खत्म करने के लिए एक बहाना चाहिए, प्लेट पे दे दिया बहाना हमास ने, तो ये ऐसा होगा, ये खत्म नहीं होगा। और एक बात और, छोटी सी बात तो हमारी अभी हो रही है इजराइल हमास की, क्योंकि अमेरिका का अटेंशन अभी इधर आ गया है हमारे इजराइल में, तो यूक्रेन रूस यूक्रेन वॉर जो है वो भी ठंडा पड़ेगा अभी, और रूस में निकले जीत के निकलेगा, और स्टेलमेट और ट्रूस होगा। पर ये मेरी समझ में न्यूक्लियर एक्सचेंज की तरफ जा रहा है। बड़ी बात आपने कही सर, न्यूक्लियर एक्सचेंज। तो क्या हम परमाणु युद्ध के खतरे पर हैं संजीव जी? एक ये सवाल। दूसरा, आपने जो कहा कि गाजा को खत्म कर देंगे, आप दोनों एक्सपर्ट से मेरा एक सवाल है जो दर्शकों के हमारे मन में भी होगा, गाजा को खत्म कर देने से इजराइल की समस्या खत्म होने वाली है नहीं ना सर? जो देखिए, सबसे पहले जी संजीव जी जी, हाँ, मैं जल्दी पूरा कर देता हूं। वो इसलिए कि ये केवल गाजा तक महदूद नहीं है, सारे आतंकी जो हैं, इनको जिस तरीके का सपोर्ट ईरान से मिला है, लेबनान के अंदर जिस तरीके से अभी भी मौजूद हैं, सीरिया के अंदर ये जिस तरीके से मौजूद हैं, ये इजराइल की नाक में दम वहां से भी करने में सक्षम है। गाजा तो केवल उसका एक शोकेस है। गाजा से निकलने के बाद वो जो सीमाएं अभी भी लगी हुई हैं, लेबनान का, सीरिया का, वहां से, मिस्र से, वहां से ये न्यूसेंस नहीं होगा, वहां से ये बदमाशियां नहीं होंगी, इसकी कोई गारंटी, बल्कि हो सकता है बढ़ जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात, जब इतना भारी झटका लगा अमेरिका को पर्ल हार्बर में, उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाते, इतनी बड़ी पावर इजराइल, इतनी बड़ी पावर हमास को हैंडल नहीं कर पा रही, तो क्या है, डेस्परेशन में वो क्या होगा, जब ये बड़ा भारी धमाका होगा तो ये सब ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद ये तहस नहस होगा ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। कन्वेंशनल वॉर से नहीं होगा। बात कमांडर साहब कह रहे हैं, आपकी टिप्पणी इस पे। देखिए, मैं इस पे, मेरा अलग व्यू है। मैं सहमत नहीं हूं कि ये न्यूक्लियर एक्सचेंज में जा सकता है, और न्यूक्लियर एक्सचेंज एक बहुत ही अलग डायमेंशन है, और उसका अभी आप देखिए तो 20 महीने से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और नापी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां जरूर दी जाती हैं, न्यूक्लियर पॉस्चरिंग जरूर की जाती है, लेकिन रशिया ने नाटो की टेरिटरी पर एक बम या एक सिंगल गोली भी अभी तक नहीं चलाई है, क्योंकि न्यूक्लियर वगैरह का जो डायमेंशन है, उससे ये जो पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध में चली जाएगी, और पूरा जो न्यूक्लियर कंडीशन में आज हम रह रहे हैं, और इस न्यूक्लियर कंडीशन में अगर कोई युद्ध होता है तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि वो मैड की सिचुएशन होगी। कोई पागल व्यक्ति ही इस तरीके का कदम उठा सकता है, कोई ऐसा नेता उठा सकता है जिसमें कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर दे, क्योंकि ये सर्वविनाशी होगा। और न्यूक्लियर का जो डायमेंशन है, मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध जाएगा। और एक बात जयदीप जी और मैं कहना चाह रहा था कि इजराइल को, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को इस पूरे ऑपरेशन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो गाजा के जो सिविलियंस हैं, उनको एक सेफ कॉरिडोर दिया जाए, उनको ज्यादा दिक्कतें ना आए, कोलेटरल डैमेजेस कम से कम हो। और इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जो है इंटरनेशनल जो नैरेटिव है वो इस तरीके का ना जाए कि इजराइल गाजा के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। एक बात बहुत ही क्लियर तरीके से समझने की आवश्यकता होगी, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नैरेटिव को डेवलप करने की आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है कि ये कर रहा हूं संजीव जी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये ना कि नैरेटिव धीरे धीरे बदल भी सकता है। 7 दिन पहले जो पूरी की पूरी सहानुभूति इजराइल के साथ थी, कल को वो हमास और गाजा के, क्योंकि हमास के साथ नहीं होगी लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के साथ होगी। और गाजा से अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो कहा जाता है कि मानवीय ढाल बनाकर ये रखते हैं, ह्यूमन शील्ड बनाकर रखते हैं, ह्यूमन शील्ड बनाकर रखते हैं, बात सही है। लेकिन अब जो गाजा से तस्वीरें आ रही हैं बच्चों के मरने की, महिलाओं के मरने की, वो भी दुनिया का ध्यान खींच रही है। उसको लेकर भी लोग उतने ही आक्रोशित और आंदोलित हो रहे। कोई भी मानवीय त्रासदी होगी तो मनुष्य का मन उस तरफ खींचता है। तो ये कहीं दांव इजराइल के लिए इस तरह से उल्टा भी पड़ सकता है ना कि भाई ये मानवीय त्रासदी में परिवर्तित हो गया मामला।
यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। पर्चे गिरा के कह रहे हैं कि सब दक्षिण की तरफ चले जाओ गाजा के, उत्तर की तरफ उनकी पूरी कार्रवाई होने वाली है। तो पर्चे गिराए हैं सेना ने, क्या केवल पर्चे गिरा देने से वहां का जो स्थानीय नागरिक है गाजा का, जो हमास का आतंकी नहीं है, वो चला जाएगा? और आतंकी और नागरिक में भेद करना भी तो बड़ा मुश्किल है वहां पर। इस बात का ध्यान रखना होगा। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं, इजराइल के इसी वजह से आप देखिए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरुआती अपने वक्तव्य में जो स्टेटमेंट जारी किया था इस घटना के बाद, उन्होंने कहा था कि इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वॉर, एक लंबा युद्ध होने जा रहा है, जटिल युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि हॉस्टिज सिचुएशन भी है, गाजा के सिविलियंस का भी ध्यान में रखना है और नैरेटिव को भी बना के रखना है। तो ये जो लड़ाई है, ये एक लंबी लड़ाई है और इस हमास के खात्मे के लिए इजराइल जो संकल्पबद्ध है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमास का खात्मा होना ही चाहिए, इस तरह के आतंकी संगठनों का खात्मा होना ही चाहिए, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जैसा कि अमेरिका की एक सोच रहती है, इजराइल की भी ऐसे ही सोच है कि न तो हम भूलेंगे और न हम माफ करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ इसी तरीके का अप्रोच होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो कोलैटरल डैमेजेस होते हैं, जो सिविलियन आबादियों से प्रभावित होती है, इजराइल को इस बात का ध्यान रखना होगा। जहां तक नैरेटिव को बिगाड़ने की बात है, देखिए जयदीप जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस घटना के बाद से जो सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में जो एक संबंधों को नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया जो चल रही थी, यदि ये टूट जाती है तो फिर आप मान लीजिए कि आतंकी ने अपने मंसूबे में कामयाबी पा ली, उसकी विजय हो गई। और यदि ये प्रक्रिया चलती रहती है तो ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी, इस बात को भी इंश्योर करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। आपने जो कहा कि आतंकी संगठन कोई भी हो दुनिया का, उसको खत्म करना चाहिए, और जो अमेरिका कहता है कि ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे, और उन्होंने वही किया, चाहे उनको 10-11 साल लग गए। उन्होंने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा, और इस मामले में तो इससे ज्यादा कट्टर इतिहास इतने ही केवल 70 सालों के जो 48 में तो बना ही है इजराइल, लेकिन उसके बावजूद उनका आप ऑपरेशन डायमंड ले लीजिए, ऑपरेशन थंडरबोल्ट ले लीजिए, म्यूनिक के बाद उन्होंने जो रेथ ऑफ गॉड चलाया था वो ले लीजिए। रेथ ऑफ गॉड में तो उन्होंने 10 साल लगा दिए और ढूंढ ढूंढ के उनको मारा, जो यहूदी खिलाड़ियों को और कोचेस को मार के चले गए थे म्यूनिक के ओलंपिक में। और थंडरबोल्ट जैसा ऑपरेशन तो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई। यही नेतन्याहू के बड़े भाई उसमें मारे गए थे युगांडा में, और ईदी अमीन के सैनिकों से लड़के वो अपने पैसेंजर्स को छुड़ा के ले आए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने कोलेटरल डैमेज नहीं होने दिया, क्योंकि सर ज्यादा समझते, एक कोवर्ट ऑपरेशन था, प्रिसाइज ऑपरेशन था, वो हो गया। अभी जब आप धरती पर लोगों से लड़ते ना, वही जो यूक्रेन में रशिया की स्थिति हो रही है। एक तो ये सवाल कमांडर साहब, और एक बड़ा सवाल आप दोनों से, क्योंकि हमास को खत्म करने की बात आपने कही, अमेरिका और इजराइल के संकल्प की आपने बात कही सर, लेकिन क्या ये दोनों ही देश भस्मासुरों को पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार नहीं है? जिस तालिबान से आज अमेरिका लड़ रहा है, जिस तालिबान से और अलकायदा से अमेरिका लड़ा, उसको खड़ा तो अमेरिका ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम ठीक से इतिहास को खंगाल लें और अपना इन्वेस्टिगेशन ठीक रखें, तो हमको पता है कि यासिर अराफात को कमजोर करने के लिए किस तरह की कोशिशें की गई थी इजराइल के द्वारा, और उसी से ये हमास जन्मा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये लोग भस्मासुर पैदा करते हैं, फिर वो जो भस्मासुर बड़े होकर इन्हीं की नाक में दम करने लगते हैं, तो ये भागते हैं और कहते हैं हम इनको खत्म करेंगे। तो आपने इस तरह की राजनीति की क्यों? आपने यासिर अराफात को कमजोर करने के लिए वहां के विरोधी लड़ाकों को हथियार सप्लाई किए, उनको फंडिंग करी, और आज जाकर आप उनसे परेशान हैं। इसी तरीके से तालिबान को आपने खड़ा किया अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को रोकने के लिए, वो तालिबान आपका सिरदर्द बन गया। कमांडर साहब, या आप इंडिया में आए, भिद्रवाला को किसने खड़ा किया? ज्यादा बोलना नहीं है। अंग्रेजी में एक लिमरिक है कि लेडी वेंट ऑन ए राइड ऑफ टाइगर टू द जंगल एंड टाइगर केम बैक विद अ लेडी इनसाइड। तो जिसको आप खड़ा करते हैं वो आपको खाता है। तो ये बात तो हिस्ट्री, इतिहास में रिपीट ये करनी पड़ती है। क्यों? पैलेस्टाइन को जब आपने लीगल स्टेटस दे दिया तो पैलेस्टाइन को मजबूत होने नहीं दे रहे, तो किसने किया? इजराइल ने हमास को खड़ा किया और फंडिंग की उनकी। अब वही वही उनको आंखें दिखा रहा है, मेरी बिल्ली मुझे ब्याऊं। तो ये हटता नहीं है। तो ये कहने की बात आपने बिल्कुल सही कही। और आपने जो बात कही कि कोलेटरल डैमेज वियतनाम के अंदर भी बचा नहीं पाया अमेरिका, इराक के अंदर भी बचा नहीं पाया अमेरिका, तो बड़ा मुश्किल है इसको बचाना। तो और खत्म करने के लिए हमास नहीं है, हिजबुल्लाह, लेबनान और सीरिया, ये सब देश जो हैं, ये इनको इजराइल को चैन से जीने नहीं देंगे। तो या तो एक क्विक ड्रास्टिक सोल्यूशन हो, या कोई ऐसी ट्रूस कहाँ मानने वाले ये लोग? हमास नहीं मानने वाले ट्रूस, ये लड़ाई के बाद से ही मानने वाले हैं। जिसे कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये अगर होता है
हम भी सफर भुक्तभोगी हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो तो भूखा है तो वो तो वहां भी कूदेगा। 50 साल पहले भी पाकिस्तानी पायलट्स ऑपरेट कर रहे थे अगेंस्ट इजराइल 1973 में। तो ये काम पाकिस्तान भी सब शेयर दे रहा है। तो ये चीज को जड़ से खत्म करने का तरीका आसान नहीं है, पर ये बहुत लंबा और खतरनाक मोड़ लेगा ही, उसके बाद ठीक होगा, नहीं तो होगा नहीं। लंबा खतरनाक मोड़ लेगा। संजीव जी, एक तो मैंने जो भस्मासुर वाला सवाल खड़ा किया कि इस तरह के आतंकी संगठनों को खड़े भी ये देश करते हैं, फिर उनसे निपटते हैं, उस पर आपका मैं जरूर टिप्पणी चाहूंगा। दूसरी बड़ी टिप्पणी आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आज की स्थिति में पूरी दुनिया जो है परमाणु युद्ध के लिए तैयार नहीं है, और परमाणु युद्ध नहीं हो सकता ये मानते हैं, धमकियां दी जाती है। रूस के खिलाफ भी जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था तो सारे नाटो देश एक हो गए, अमेरिका ने काम छोड़ेंगे नहीं, जर्मनी ने काम छोड़ेंगे नहीं, हम सप्लाई बंद कर देंगे, हम व्यापार बंद कर देंगे। उसी की नॉर्थ पाइपलाइन जर्मनी में अभी भी आती है, गर्मी तेल उसका दूसरी जगह रिफाइन होकर लोग खरीदते रहे, और इकोनॉमी के लेवल पे जितना शिकंजा कसने के संकल्प लिए गए थे उतने नहीं लिए जा सके, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। ग्लोबल दुनिया है, वैश्विक दुनिया है, इतना आसान नहीं है आमने सामने की लड़ाई। तो ऐसे में एक तो भस्मासुर वाली बात पे संजीव जी आपको आवाज आ रही है? मेरी कुछ कमजोरी नेटवर्क में दिख रही है संजीव जी के, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। कमांडर साहब, क्या दुनिया वाकई परमाणु युद्ध के लिए तैयार है, आपको लगता है? देखिए, डेस्परेट सिचुएशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। ये तो डेकोरेशन के लिए नहीं रखे हुए हैं। जब ये वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, अब ये लास्ट रिजॉर्ट हो रहा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, रशिया यूक्रेन अगर न्यूक्लियर में जाता है तो यूरोप इफेक्ट होता है, वेस्टर्न पावर्स इफेक्ट होती हैं, एंग्लो सेक्सन वर्ल्ड इफेक्ट होता है, एशियन ग्राउंड पे ये लोग करते हैं। 45 में कहा था कि 1945 में कहा था न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाए। तो ये जब हद से नाक में पूरा दम आ जाएगा वेस्टर्न पावर्स के, कुछ इलाज ही नहीं है, क्या करेंगे? इतनी फोर्स अमेरिका के पास, इतनी पावर और पैसा नहीं है कि जैसे इराक में किया, जैसे लीबिया में किया, इतनी फोर्स यहाँ ले आए। और जितना अगर यहाँ लेके आते हैं, अभी रशिया बहुत अलर्ट है, रशिया उलझा मतलब चिड़ा हुआ है। क्यों? यूक्रेन में रशिया को दबा गया है। अगर उस पर भी जाते हैं, लाइक लीबिया, लाइक इराक करते हैं, अगर अमेरिका करती है यहाँ आके खत्म करने के लिए टेररिस्ट फ्रेमवर्क, टेररिस्ट आर्किटेक्चर को, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रशिया और चाइना दोनों ही चुपचाप देखेंगे नहीं सर, लेकिन रूस के लिए तो एक राहत की बात हो गई कि थोड़ा फोकस शिफ्ट हो गया है। कई लोग कह रहे हैं कि शायद पुतिन साहब का भी इसमें हाथ रहा कि ऐसा हो जाए तो उनकी तरफ से कम प्रेशर हटे। ये भी एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी रही। संजीव जी का नेटवर्क फिर से ठीक हो गया है, संजीव जी फिर से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, एक भस्मासुर वाली बात पर आपकी टिप्पणी चाहिए थी। जी, बहुत ही संक्षिप्त में मैं बस 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि कहीं और एक कमिटमेंट है। देखिए, ये जो पूरा भस्मासुर का जो आपने बात कही है, एक कड़वी सच्चाई है। और चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अन्य ऐसे राष्ट्र हो, इजराइल हो, और हमास के जो उसका जो इतिहास रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। और लेकिन अब जाहिर है कि वर्तमान समय में यहाँ जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, जो भी राष्ट्रों के अपने अस्तित्व है, उसके ऊपर अगर कोई खतरा पैदा करेगा तो उसको जवाब देना उस राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है। और इजराइल ऐसा ही कर रहा है, वो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में उतर चुका है। और ये इतिहास में अवश्य है कि गलतियां भारी हुई हैं, लेकिन इस आतंकी हमले का जवाब दिया जाना चाहिए। और इन आतंकियों के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और जाहिर है कि जो पुरानी जो घटनाएं हैं उससे सबक लेने की अवश्य आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान समय में इनको जवाब भी अवश्य दिया जाना चाहिए। ये भी एक सख्त आवश्यकता है, और जिसको कि इजराइल पूरा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल के साथ आज विश्व के सभी जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो खड़े हैं। सभी जिम्मेदार राष्ट्र खड़े हैं। संजीव जी, आपका धन्यवाद। और मैं कमांडर साहब को उनकी आखिरी टिप्पणी के लिए ले आता हूं। कमांडर साहब, आपको क्या लग रहा है? आपने तो परमाणु युद्ध तक जा सकता है ये बात पहले ही कह दी है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि इस तरफ से ईरान और लेबनान और लीबिया और ये सब इस तरफ आ जाएंगे, सीरिया, और उस तरफ से अमेरिका और नाटो देश रहेंगे, और इधर से रशिया और चाइना भी आए, फिर तो ये तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं वर्ल्ड वॉर हो जाए, क्योंकि जब एक बारी अगर रशिया के ऊपर तो अटैक नहीं हो रहा है, अटैक तो इस एरिया में हो रहा है, तो जिसके ऊपर हो रहा है वो एकदम ठंडा और फ्लैट हो जाएगा। और एशियन धरती तो उसके लिए फर्टाइल है यूरोपियंस के लिए, ये भी आप देखें। और तरीका क्या है? ये तो चलता रहेगा सालों साल, कैसे हटेगा ये? और अमेरिका पर इतनी पावर नहीं, पैसा और पावर नहीं है। इसके पहले भी 11-12 दिन तक कार्रवाइयां चली, युद्ध चले। 67 का वॉर बहुत बड़ा था, 73 का जो योम किप्पुर हुआ था उसका रिटेलिएशन भी बहुत बड़ा था।
लड़ते रहे, 2006 में खूब लड़े, 11 दिन तक लड़ाई चली है। मैं मानता हूं, पर मेरी आकलन ये है कि उसमें लिमिटेड था। ये बहुत दायरा बढ़ चुका है। यूक्रेन की वजह से रशिया बीच में आ गया है, ताइवान की वजह से चाइना बीच में आया हुआ है, और ईरान बलबला रहा है, टर्की भी बलबला रहा है। क्यों? वो चाहते नहीं कि सऊदी जो है, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड का सुन्नी वाले मिल जाए इजराइल को जाके, वो चाहते नहीं है। पहले इजिप्ट मिल गया, जॉर्डन मिल गया इजराइल के साथ, अभी सऊदी मिल जाए। वो वीक, अपने आप को वीक होता देखना नहीं चाहते। अब जो गरीब ज्यादा होता है, जो इजराइल, हालत खराब है इकोनॉमिकली, और इवन तो वो क्या है, वो चाहेंगे, और टर्की भी वो क्या चाहेगा कि फ्लेयर अप रहे, ताकि फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, वी कैन फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स फॉर लॉन्ग टाइम। वो सुनानी बहुत होने से देंगे। लोगों के लिए तो ये इस तरह की जो आपदा है वो भी अवसर है, और इस आपदा में अवसर ढूंढ के वो अपना काम चला लेते हैं। एग्जैक्टली, ये बात है। तो बड़ी इसलिए बात थी जी। होता है तो अच्छा है, नहीं तो ये मेरे लग रहा है असर होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जितना मुश्किल होता जाएगा और देश जुड़ते जाएंगे, तो तकलीफ बढ़ती जाएगी, खतरा, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। कमांडर साहब, भूषण दीवान जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी पूरी युद्ध नीति को लेकर एक समग्र अध्ययन है, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। कमांडर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आमने सामने की लड़ाई और लंबी लड़ाई का वक्त नहीं है देशों के पास, वो भुगत चुके हैं कई सारे देशों के उदाहरण के माध्यम से। तो कहीं ऐसा ना हो कि परमाणु युद्ध की, अगर ऐसा होता है तो इससे बुरा कुछ नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी की विभीषिका के बाद से दुनिया ने परमाणु हथियार तो बहुत इकट्ठे किए, लेकिन उस तरह का बम कहीं नागरिक बस्ती पर चला नहीं है। अगर चल जाएगा तो इतिहास का सबसे काला दिन होगा। हम तो प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, यही कामना करेंगे कि ऐसा कभी दिन नहीं आए कि परमाणु बम किसी भी धरती के किसी हिस्से पर गिराने की नौबत आ जाए। ये यही युद्ध रुके। हमास ने एक बहुत गलत, अमानवीय, पाशविक कृत्य को अंजाम दिया है, और उस कृत्य की सजा उनको भुगतनी होगी, लेकिन केवल आतंकी जो इसके लिए जिम्मेदार है वो भुगते। निरीह मासूम बच्चे, निर्दोष महिलाएं, दोनों ही तरफ से, किसी भी तरफ से कभी भी इस युद्ध में नहीं शामिल हो। कमांडर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला से जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे इस विषय पर बात करते रहेंगे। तो हमने संजीव श्रीवास्तव जी और कमांडर भूषण दीवान जी के माध्यम से जानने की कोशिश की कि दुनिया की फिजाओं में जो बारूद की गंध घुली हुई है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। क्या ये दुनिया के एक विश्व युद्ध के में बदल जाएगा? तीसरे विश्व युद्ध की बार बार बात हो रही है, क्या उसकी दस्तक है? या जैसे रूस और यूक्रेन साल भर से लड़ रहे हैं, वैसे ही ये इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई भी बहुत पुरानी है और वो आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे। पता नहीं किस तरफ ये जंग जाएगी, लेकिन ताजा अपडेट यही है कि इजराइल ने कमर कस ली है। 3 लाख से ज्यादा सैनिक सीमा की ओर कूच कर गए हैं। भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया है अपने देश के निवासियों को, विद्यार्थियों को, छात्रों को वहां से निकालने के लिए। पहली खेप आ चुकी है, लगभग 200 से ऊपर छात्र आए, और वो सब ने जो कुछ भी बताया है कि वहां लगातार सायरन बजते हैं, 1 मिनट के अंदर बंकर में छुप जाना होता है। इजराइल के हर घर में बंकर है। इजराइल ने जब से बना है 48 में, तब से अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखा है। एक और युद्ध उस पर थोपा गया है। जो कुछ भी 7 अक्टूबर के दिन शनिवार को हुआ इजराइल में, उसको कोई भी सही जायज किसी भी तरीके से नहीं ठहरा सकता। इजराइल के मिलिट्री प्रमुख ने पहली बार स्क्रीन पर आकर कहा, सामने आकर कहा कि हमसे बड़ी चूक हुई, लेकिन अब हम नहीं रुकेंगे, इसका बदला लेंगे। ये बदला कहां तक पहुंचेगा ये नहीं पता, लेकिन इजराइल की कौम, इजराइल की नस्ल किस मिट्टी की बनी है ये जरूर बताना चाहेंगे कि एक तरफ जब दुनिया के सारे देश अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकाल रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे यहूदी जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं वो देश लौट रहे हैं। वो इसलिए लौट रहे हैं कि वो सेना में जा सकें या इस लड़ाई में मोर्चा ले सकें। ये कुछ अलग नस्ल होती है, अलग लोग होते हैं। वियतनाम में आप जाइए तो घर में से लोग निकलते थे, बंदूक उठाकर लड़ने लगते थे अमेरिका के खिलाफ, और बंदूक रखकर फिर खाना बनाने लगते थे। ये एक अलग तरह की मानसिकता है अपने देश के प्रति, अपनी जमीन के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति। दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन वहां पर इस तरह की लड़ाई हो रही है। वो जो कहते हैं लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है, वैसा ही कुछ हमें मध्य पूर्व में होता हुआ दिख रहा है। यहूदी जिनके पास कोई अपना देश नहीं था, 1917 में उनको कहा गया आपको देश देंगे ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी वहां पर। लेकिन जब देश दिया 1948 में, तो तमाम अरब लोग जो वहां पर अब काफी समय से रह रहे थे, यहूदियों का ये दावा है कि उनकी सभ्यता उससे कहीं पुरानी है और वो तब से वहां रहे हैं। और उन यरूशलेम का विवाद भी सारा वही है, उस पर अलग से अमर उजाला पर बहुत सामग्री, उस पर अभी नहीं जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि वो जमीन जब 48 में दी गई तो दी ही ऐसी विवादास्पद जगह पे गई जहां पर सारे मुस्लिम और अरब देश उसको अपनी जगह मानते हैं। अल-अक्सा मस्जिद का मामला था और वो कहते थे यहूदियों को आप ये देश कैसे दे सकते हैं। ब्रिटिश दादागिरी में और पाश्चात्य देशों की भूमिका की वजह से उस वक्त तो ये मान लिया गया, लेकिन ये लड़ाई कभी भी नहीं थमी। फिलिस्तीन का हमेशा से मानना रहा। बहुत लंबे समय बाद दुनिया के कुछ देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी, भारत भी उसमें से एक है।
भारत के फिलिस्तीन के संबंध हमेशा अच्छे रहे यासिर अराफात के समय से। और महात्मा गांधी को अगर बीच में लाऊं तो उन्होंने तो कहा भी था कि यहूदियों को एक देश मिलना चाहिए, उनकी जमीन उनकी धरती होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतने सारे अरब देशों के बीच में उनको अचानक थोप देना ये गलत है, क्योंकि शायद तभी ये देख लिया गया था कि अगर ऐसे आप बीच में उठाकर एक देश दे देंगे और रख देंगे, उस देश को जिंदगी भर अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा और उसके विरोधी हमेशा उसको इसी तरह से नाकाम करने की कोशिश करेंगे। जमीन की लड़ाई और हक की लड़ाई होती है, हमारे यहाँ लोग लड़ते हैं, कोर्ट में जाते हैं जमीन के लिए, लेकिन अगर उसकी वजह से खून खराबा होता है तो वो गलत है। आतंकी गतिविधियां होती है, गलत है। झूले में पालने में बैठे बच्चे को आप मार देते हैं, गलत है। किसी के गर्भ से शिशु को निकालकर, जो अभी दुनिया में आया नहीं है, जिसने आंख नहीं खोली है, पेट फाड़कर उस बच्चे को निकालकर मार देना, इसको कैसे कोई जायज ठहरा सकता है? ठीक उसी तरह अगर इजराइल के बम वहां गिर रहे हैं जहां पर निर्दोष मासूम महिलाएं हैं और बच्चे हैं, वो भी बहुत गलत है, उतना ही गलत है। मनुष्य का लहू बहना धरती पर किसी भी कारण से गलत है, लेकिन इस गलत को कौन सही करेगा पता नहीं। साहिर लुधियानवी साहब तो कह गए थे कि जंग किसी मसले को क्या हल करेगी, जंग तो खुद अपने आप में एक मसला है, लेकिन उसी जंग के माध्यम से मसले हल करने की कोशिशें हो रही हैं। और इसी विरोधाभास के बीच तमाम खबरें तथ्यों और तर्कों के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं अमरउजाला.com पर। आप लगातार अमरउजाला.com की वेबसाइट देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और आपकी प्रतिक्रिया से हमको अवगत भी कराते रहिए, ताकि हम अपनी इन प्रस्तुतियों को, अपनी इन तमाम सामग्री को आपके पास और बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। फिलहाल अमरउजाला.com के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।